नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी। हमारा एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संसद की संवैधानिक स्थिति। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय संघ की सर्वोच्च विधायिका अथवा केंद्रीय विधानमंडल को हम संसद कहते हैं। और अगर हम परिचय देखें तो हमारी संसद जो है वो द्विसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर संगठित हुई है। और भारतीय संसद के 3 घटक हैं, राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा हैं। तो कभी कभी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संसद के कितने घटक हैं, तो आपको उत्तर देना चाहिए कि 3 घटक हैं, राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा है। तो भारतीय संसद का जो कार्यकरण है उसके संबंध में संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से 122 तक में प्रावधान किया गया है। तो अगर हम भारतीय संसद की संवैधानिक स्थिति को देखें तो भारत में शासन के परिचालन हेतु ब्रिटिश शासन व्यवस्था के समान ही संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, किंतु ब्रिटेन की तरह भारतीय संसद की संवैधानिक स्थिति सर्वोच्च शक्ति संपन्न निकाय की नहीं है। ब्रिटिश संसद सर्वशक्तिमान है और भारतीय संसद को संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संसद के समान संप्रभु निकाय नहीं बनाया है। जहाँ तक ब्रिटिश संसद है उसके बारे में ये कहा जाता है, डायसी ये कहते हैं कि ब्रिटिश संसद सर्वशक्तिमान है। और डी लोमे नामक विचारक है, वो ब्रिटिश संसद के लिए कहते हैं कि संसद सब कुछ कर सकती है और संसद सर्वशक्तिमान है। तो इस प्रकार हम देखें कि भारतीय संसद जो है वो सर्वशक्तिमान ब्रिटिश संसद के समान नहीं है। इस बारे में सुभाष कश्यप ने ये लिखा है कि भारत में संसदीय ढांचे की शासन पद्धति बहुत कुछ ब्रिटिश नमूने पर आधारित है, तथापि हमारी शासन व्यवस्था नितांत संसदीय नहीं है। भारतीय संविधान का स्वरूप किसी विदेशी संविधान का अनुकरण मात्र न होकर अपने आप में एक अनुपम और नवीन प्रयोग है। तो भारत की संसद की संप्रभुता की कुछ सीमाओं को अगर हम देखें तो ये सीमाएं इस प्रकार से नज़र आती हैं। हम देख सकते हैं, अगर ये सवाल आए आपकी परीक्षा में कि भारत की संसद की प्रभुसत्ता की सीमाएं बताइए या बताइए कि भारतीय संसद सार्वभौम है या नहीं है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि भारतीय संसद जो है वो सार्वभौम नहीं है, उसकी सार्वभौमिकता पर कुछ सीमाएं हैं। तो अगर हम उन कुछ सीमाओं का विवेचन करें तो ये सीमाएं हैं। पहली सीमा है लिखित संविधान। तो हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान विस्तृत है, लिखित है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्योंकि हम देखिए ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुए थे और गुलामी से मुक्त होने के बाद ये ज़रूरी था कि एक लिखित संविधान के माध्यम से केंद्र एवं राज्यों की शक्तियाँ जो हैं वो सब लिख ली जाए। तो भारत की संसद की जो शक्तियाँ हैं वो मर्यादित हैं, क्योंकि संसद की जो स्थापना संविधान द्वारा की गई है। अतः अगर परीक्षा में ये सवाल आता है कि निम्न में से कौन सर्वोपरि है, संसद या संविधान, तो आपका उत्तर होना चाहिए संविधान, क्योंकि संविधान के तहत ही संसद की कार्य प्रक्रिया को लिखा गया है। तो संसद संविधान के विरुद्ध कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा यह अधिकथित किया गया है कि विधायी शक्तियों का प्रयोग संसद संविधान के अनुसार ही करेगी। तो जितनी भी विधायी शक्ति मतलब कानून निर्माण का काम कौन करती है, संसद करती है। तो व्यवस्थापक शक्तियों का प्रयोग संसद किसके अनुसार करेगी? हाँ, संसद करती तो है विधानमंडल का। देश के लिए, संपूर्ण देश के लिए विधायी शक्तियों का जो निर्माण है संसद की अधिकारिता है। हमने देखा संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं तो उस पर कानून निर्माण का काम संसद करती है। और समवर्ती सूची पर भी हमने देखा कि संसद की अधिकारिता है ही। और राज्य सूची के भी ये कुछ मामलों में, वैसे तो राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल शक्तियों का शक्ति संपन्न है विधान निर्माण के लिए, लेकिन कुछ राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। तो हमने ये विधायी संबंधों में देखा था। लेकिन ये जो संसद अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगी? संविधान के अनुसार ही करेगी। तो संविधान के बाहर रहकर जो है शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती, ये आपको जानना होगा। दूसरी बात ये है, दूसरा बिंदु है संघवाद संबंध। तो संघवाद के संबंध में संसद की संप्रभुता शक्ति पर भी मर्यादा है। तो हमने देखा कि एकात्मक शासन व्यवस्था है ब्रिटेन की, लेकिन भारत का जो संघीय ढांचा जो है वो संघीय ढांचा में 3 तरह की सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची में इन तीनों सूचियों का विवरण है और अवशिष्ट शक्तियाँ भी हमने देखा केंद्र को प्राप्त हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि संघीय ढांचे में राज्य सूची के विषयों पर राज्यों को विधान निर्माण करने का अधिकार है, लिखा है। क्योंकि हमने सहयोगी संघवाद अपनाया है तो इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र की जो है विधायी शक्ति सर्वोपरि है। सर्वोपरि तो है, केंद्रीय शक्ति केंद्र को मजबूत बनाया है, लेकिन केंद्र मनमाना कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य सूची के विषयों पर ऐसे विषय रखे गए राज्य सूची में जो कि राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण हैं।
और उस पर विधान निर्माण की शक्ति राज्यों विधानमंडल को है। तो संसद की विधान निर्माण की शक्ति का सीमांकन किया गया है। हालांकि केंद्र सशक्त है, लेकिन सीमांकन तो किया ही गया है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि संसद की संप्रभु शक्ति पर अगर हम सीमाओं को देखें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो भी संसद को जो है मर्यादित करती है। हम देख सकते हैं कि संसद की जो संशोधन, हमारे संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है, उसमें संसद की सार्वभौमिकता का हमने परिसीमन किया है। कैसे परिसीमन किया है? इस तरह से किया है कि संघीय ढांचे में राज्य सूची के विषयों पर राज्यों को विधान निर्माण का अधिकार है। इस तरह से भी संसद की विधान निर्माण शक्ति का सीमांकन है। साथ ही संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि केंद्र और राज्यों से संबंधित हैं। तो केंद्र और राज्यों से संबंधित जो भी अनुच्छेद होंगे उसमें अगर संविधान संशोधन होगा तो कम से कम आधे राज्य देश के आधे राज्य जो हैं उसके विधानमंडल में भी उन संशोधनों की जब तक पुष्टि नहीं होगी तब तक वो संशोधन मान्य नहीं होगा। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जब कभी अमेंडमेंट होगा तो आधे राज्यों के विधानमंडलों का भी अनुसमर्थन उस संबंधित प्रावधान पर, संशोधन का जो प्रस्ताव चला संसद से चला, संसद के बाद वो आधे राज्यों के विधानमंडल का जब तक अनुसमर्थन नहीं होगा तब तक हम उसको संविधान में संशोधन नहीं होगा। ये आप देखिए, तो संशोधन की प्रक्रिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में जो है उसमें राज्यों की भी भागीदारी है। और ऐसा नहीं है कि संसद जो चाहे मनमाना संविधान में संशोधन कर सकती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जो है देखें कि संशोधन शक्ति अगर हम पढ़ेंगे जब, तो संशोधन शक्ति का विवेचन करेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं, ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन है जिसमें कि राज्यों की सहभागिता अनिवार्य है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब कभी बदलाव होगा तो ज़रूरी होगा कि जो है राज्यों के विधानमंडल का भी अनुसमर्थन, राज्यों के विधानमंडल का भी सहमति जो है उस संबंधित संशोधन पर दी जाए। चौथी बात है न्यायपालिका द्वारा पुनरावलोकन। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय संसद द्वारा पारित विधान का न्यायपालिका द्वारा पुनरावलोकन किया जाता है। तभी पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन हम देख चुके हैं। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? न्यायपालिका का मूल काम क्या है? न्यायपालिका का मूल कार्य है संविधान की व्याख्या करना। संविधान का अंतिम व्याख्या कौन है? न्यायपालिका। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या हुआ? देखिए, इसका संधि विच्छेद कीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायपालिका द्वारा पुनर्अवलोकन, यानी संसद द्वारा जो भी विधान बनाए जाएंगे, जो भी कानून बनाए जाएंगे, उनका न्यायपालिका पुनर्अवलोकन कर सकती है। क्या अवलोकन कर सकती है? न्यायपालिका ये देख सकती है कि विधानमंडल द्वारा जो बनाया गया कानून है, संसद द्वारा निर्मित जो कानून है, वो कहीं संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। अगर संविधान के विरुद्ध हुआ है ना, तो ऐसी संबंधित विधियों को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। न्यायपालिका कह सकती है संसद को कि आपके द्वारा बनाया गया ये कानून संविधान के अनुकूल नहीं है। मान लीजिए, हमने देखा मौलिक अधिकार हम पढ़ चुके हैं भाग 3 में, तो मौलिक अधिकारों के अनुरक्षण के लिए हमने न्यायपालिका को अधिकार दिया है। हमने देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय रिट याचिकाएं जारी कर सकते हैं। जबकि मौलिक अधिकारों का हनन होगा या उनको शून्य किया जाएगा या उन्हें कम किया जाएगा, तो न्यून होने पर या शून्य होने पर फंडामेंटल राइट्स के न्यायपालिका द्वारा क्या किया जाएगा? न्यायपालिका रिट जारी कर सकती है। हमने देखा 5 प्रकार की रिटें होती हैं। हमने देखा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है रिट जारी कर सकते हैं। हमने देखा 5 तरह की रिटें होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण देखा हमने, 2 तो चलो न्यायिक रिटें हो गई, लेकिन हमने देखा कि और रिटें भी हैं जिससे मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो तो वो जो न्यायपालिका जो है रिट जारी करके और जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं उनकी स्थापना कर सकती है। तो आप ये देखिए कि भारतीय संसद द्वारा पारित विधान का न्यायपालिका द्वारा पुनरावलोकन किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह से, क्योंकि न्यायपालिका अंतिम व्याख्याकार है संविधान का, जब कभी अगर उलझन हो, केंद्र और राज्य के संबंधों में भी अगर तनाव हो, तो कौन व्याख्या करेगा संविधान का? अंतिम टिप्पणी किसकी होगी? न्यायपालिका की होगी। तो न्यायपालिका के विविध न्यायिक निर्णयों में संसद की शक्ति को मर्यादित किया गया है। तो अलग अलग से निर्णय बस तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायपालिका जो है वो उसके अलग अलग निर्णय दिए गए हैं। गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और केशवानंद भारती के मामले में न्यायालय ने संसद की शक्ति को मर्यादित किया है।
तो मूल्यांकन के रूप में मैं कह सकती हूँ कि आप देख सकते हैं कि इन सीमाओं के साथ ही संसद को विधान निर्माण के संबंध में जनमत, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर करना होता है। इन सीमाओं से स्पष्ट है कि भारत की संसद ब्रिटिश संसद के समान सार्वभौम निकाय नहीं है, तथापि फिर भी भारतीय संसद शक्तिहीन नहीं है और भारत की संसद जो है वो एक ऐसी संस्थान है जो बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल संविधान निर्माताओं ने भारतीय संसद की स्थिति को संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच की स्थिति को प्रदान किया गया है, ताकि दोनों के बीच में, दोनों अतियों के बीच में संतुलन की स्थापना हो सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी ये कहते हैं कि संसद एक दल की नहीं, एक बल की नहीं, किंतु सभी की है, अतः वह सार्वभौम है। तो इस प्रकार संवैधानिक दृष्टि से भारतीय संसद जो है पर्याप्त सशक्त है, शक्ति संपन्न है, लेकिन इसकी शक्तियाँ निरपेक्ष नहीं हैं, अनियंत्रित नहीं हैं और ब्रिटिश संसद की संप्रभुता से भिन्न है और भारत की संसद मर्यादित संप्रभुताधारी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसकी तैयारी करें और इसमें अक्सर आपके कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं और आपके मेन कोर्स में भी आते हैं, तो इसकी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं।